সবাইকে জোহার। তো চলা আজ ক্লাসটাই আমরা করব কুড়মালিকর একটা নয়া টপিক মানে জেটেড 2026 যে সিলেবাসটা দেল গেলা হয় কুড়মালিকর ওকরে ভিতর আবে আমরা ফার্স্টে ক্লাসটা করি লেলা है। आज सेकेंड क्लास लगे तो सेकेंड क्लास जो टॉपिकटा लगे ওটা लगे भाषा विज्ञान कला है या विज्ञान है। ठीक है, तोरा हेडिंग टाइम देखे पर देल गला है कि भाषा विज्ञानटा कला लगे किंबा विज्ञान लगे सेटा बारे आज हमारा क्लास टाइम पूरा विस्तार पूर्वक पूरा डिटेल से जाने कर कोशिश करो। ठीक है, और ये क्लासटा बेजाय बेजाय इम्पोर्टेंट लगे से जिन्हें इटा देखे ला छड़िया ना लास्ट तक को देखबे। ठीक है, तो चला क्लासटा के स्टार्ट करल जाए। तो क्लासटा स्टार्ट करे पहले क्लासटा के लाइक कर देबा और नया लगिया तो सब्सक्राइब कर लेबे ताकि ई चैनलटा के माध्यम कुड़मालिक बारे नया नया जिनिस जाने कर मौका पाइबे है। ठीक है, बुझा पारी गला सबाई। चला तो टॉपिकटा किना लगे आज हमरा टॉपिकटा लगी भाषा विज्ञान कला लगे किंबा विज्ञान लगे सेटा बारे आज हमरा जानो कि भाषा विज्ञानटा कला लगे कि विज्ञान लगे। ठीक है, तो এটা যখন আমরা পড়ব তবে বুঝে পারি যাব कि कला लगे कि विज्ञान लगे। ठीक है, तो किना को है कि भाषा विज्ञान जब अध्ययन के विषयों में बड़ी बड़ी कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया तो सर्वप्रथम यह एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भाषा विज्ञान को कला के अंतर्गत गिना जाए या विज्ञान में। इसका मतलब बोल रहा है कि भाषा विज्ञान का जब अध्ययन होने लगा मतलब भाषा विज्ञान का जब पढ़ाई होने लगा विभिन्न कक्षा में जैसे हो गया स्कूल कॉलेज किंबा यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ जब पढ़ाई स्टार्ट हो गया तो इससे एक क्वेश्चन मतलब अराइज हुआ। ठीक है, मतलब उत्पन्न हुआ। क्या क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि भाषा विज्ञान जो है कला के अंतर्गत आता है कि विज्ञान के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन उठा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है अर्थात भाषा विज्ञान कला है अथवा विज्ञान है। तो वही क्वेश्चन है कि भाषा जो विज्ञान है वो कला के अंतर्गत आएगा कि विज्ञान के अंतर्गत आएगा। अध्ययन की प्रक्रिया एवं निष्कर्षों के लेकर निश्चय किया जाने लगा कि वस्तुतः उसे भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की आदि की भांति विशुद्ध विज्ञान माना जाए अथवा चित्र संगीत मूर्ति काव्य आदि कलाओं की भांति कला के रूप में स्वीकार किया जाए। इसका मतलब बोल रहा है कि जैसे जैसे कॉलेज किंबा यूनिवर्सिटी में जब इसका अध्ययन होने लगा तो अध्ययन करने के पश्चात किंबा अध्ययन करने के दरमियान मतलब सभी के मन में ये क्वेश्चन आने लगा कि जिस प्रकार केमिस्ट्री और फिजिक्स जिसको साइंस के अंतर्गत रखा गया क्या उसी प्रकार भाषा विज्ञान को भी रखा जाएगा कि जैसे चित्र संगीत किंबा हाथ से बना हुआ कला और बहुत सारा मनोरंजन का चीज़ जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है कि उसके भांति उसको उस कला के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब क्वेश्चन उठने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूप में विज्ञान माना जाएगा कि चित्र संगीत मूर्ति और काव्य की भांति माने उसके अनुसार इसको कला के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हेडिंग में दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लिए कि जो भाषा विज्ञान है वो कला है कि विज्ञान है। तो वहाँ पर तो हम लोग को पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, उसमें एक वो मतलब क्वेश्चन जैसे स्कूल कॉलेज किंबा यूनिवर्सिटी में जब इसके बारे में पढ़ाया जाता है तो उसमें प्रोफेसर किंबा जो भी स्टूडेंट है उसके मन में एक क्वेश्चन आता है राइजिंग होता है वो क्वेश्चन कि भाषा विज्ञान को विज्ञान मानेंगे कि कला मानेंगे। ठीक है, उसका भी एक उदाहरण है कि जिस प्रकार फिजिक्स और केमिस्ट्री को विज्ञान के रूप में मानते उसी प्रकार मानेंगे कि जैसे मनोरंजन गाना कला किंबा कुछ मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाता है जैसे बहुत सारा लकड़ी का सामान कागज़ से फूल हो गया इस प्रकार उसको कला के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अभी क्लियर नहीं हुआ, तो इस पॉइंट को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कला है कि विज्ञान है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर हेडिंग में कि भाषा विज्ञान जो है वो कला नहीं है। अगर कला नहीं है तो क्यों नहीं है?
ठीक है, इसके बारे में तो जानना जरूरी है कि नहीं। अगर भाषा विज्ञान कला नहीं है तो क्यों नहीं है, चलिए बताते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, कला का संबंध मानव जाति, वस्तुओं या विषयों से होता है। कला का संबंध किससे होता है कि एक मानव जाति से होता है या फिर किसी वस्तु से होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कला का संबंध मनुष्य जाति, चाहे वो किसी प्रकार की मनुष्य से ही बिलोंग करता है, मनुष्य जाति या फिर किसी प्रकार की वस्तुओं से होता है कला का संबंध। यही कारण है कि कला व्यक्ति प्रधान या पूर्णतः व्यक्तिगत होती है। इसीलिए मनुष्य जाति और वस्तुओं से मतलब कला का संबंध है, इसलिए कला को व्यक्ति प्रधान मतलब किसी व्यक्ति प्रधान कहा जाता है। व्यक्ति के प्रधान मतलब किसी के अंदर अगर अच्छा गाने का जो अच्छा गाना जोड़ता है, उसके अंदर सुर है गाने में, तो वो व्यक्ति प्रधान हो गया, मतलब उस व्यक्ति के अंदर कला है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि वो व्यक्ति प्रधान या फिर व्यक्तिगत होती है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए, व्यक्ति सापेक्ष होने के साथ साथ किसी देश के विशेष और काल विशेष का भी कला पर प्रभाव पड़ता है। मतलब व्यक्ति के सापेक्ष होने के साथ साथ, सापेक्ष मतलब उसके संबंध में होने के साथ साथ किसी देश के विशेष मतलब किसी, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंग्लैंड हो गया, उस देश का भी एक अलग ही कला है, ठीक है। उसका भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। काल विशेष मतलब समय के अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लिश गाना गाता है, हिंदी इंडिया में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोटा सभी प्रकार का गाना, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी काल में कला के प्रति जो मूल्य रहते हैं उनमें कालांतर में नए नए परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद इस क्या कहा जा रहा है कि किसी काल में मतलब किसी काल में कला का एक अलग रूप था। जैसे जैसे समय का परिवर्तन होते गया, उसमें क्या हुआ, ऐड होते गया, कुछ मॉडिफाई होते गया कला में, ठीक है। पहले जो गाना गाता था थोड़ा उसका सुर मोटा था, धीरे 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 क्या हो गया, पतला हो गया, यानी कि उसको मॉडिफाई किया, उसमें चेंजेज लाया, ठीक है। तो वही कला है। तथा वे किसी दूसरे देश में भी मान लिए जाए यह भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता, परिवर्तन हो जाते थे। ऊपर से क्या बोल रहा है, किसी दूसरे देश में अगर मान लिया जाए ये आवश्यक नहीं है, कला के अंतर्गत ये आता है। बट साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस में जो प्रूव कर दिया उसको मानना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति को किसी वस्तु में उच्च कलात्मक अभिव्यक्ति लग रही है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी वस्तु में मतलब उसके अंदर हाई क्वालिटी का मतलब उसका कला है, किंतु दूसरे को वो इस प्रकार नहीं लग रही है। मतलब अगर कोई गाना गा रहा है, मान लीजिए, ठीक है, उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं, अगर कोई गाना गा रहा है तो वो अपने आप को सोचेगा कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, लेकिन दूसरा आदमी जब देख रहा है कि सुन रहा है उसको लगेगा नहीं ये उतना अच्छा नहीं गाना गाता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, ये सब किस में आता है, कला के अंतर्गत आता है। अतः कला की धारणा प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न हुआ करती है। इसलिए कला का जो धारणा है, धारणा का मतलब समझ ही रहे हैं, मतलब सोच जो है वो हर व्यक्ति का अलग अलग। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अच्छा गा रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं खराब गा रहा है, कोई बोल रहा नहीं मोटा मोटी लगभग ठीक है गा रहा है। तो कला यही चीज़ होता है कला के अंदर, जबकि साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस में बोल दिया, प्रूव कर दिया कि मतलब अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो खराब है, ठीक है। इसीलिए भाषा विज्ञान को कला के अंतर्गत नहीं माना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये वाला लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि ये वाला लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कला का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। ये वाला लाइन बोल रहा है कि कला का संबंध मानव हृदय की रागात्मिक वृत्ति से होता है। मतलब कला, जो मनुष्य की कला है, चाहे मतलब हाथ की कला हो, गाने की कला हो, कपड़ा सिलाई करने की कला हो, वो मनुष्य की हृदय से जुड़ा होता है, ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन मतलब सांस हृदय से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार कला भी हृदय से जुड़ा हुआ है। ये वाला बात समझिएगा, ठीक है। उसमें व्यक्ति की सौंदर्यानुभूति का पुट मिलता रहता है। व्यक्ति की सौंदर्यानुभूति का मतलब होता है कि उसमें व्यक्ति का जो सुंदरता है, मतलब कला कर रहा, मान लो कोई व्यक्ति किसी कागज़ से कुछ
चीज़ बना रहा, फोटो बना रहा है किंबा स्केच करके कोई चीज़ बना रहा है, तो उसमें उसमें जो कला है ना, उसका जो सुंदरता दिखता है, क्योंकि उसे हृदय से जुड़ा होता है। ठीक है। कला का उद्देश्य भी सौंदर्यानुभूति कराना या आनंद प्रदान करना ही है। कला का मतलब ही होता है कि उसमें सुंदरता लाना और दूसरों के प्रति आनंद प्रदान करना। जैसे कोई गाना गा रहा है तो देख के लगेगा कि कि हाँ ये अच्छा है, और उसको खुशी भी आएगा, उसको आनंद लगेगा गाना सुनने में। ठीक है। तो इसी को कला बोलते हैं। किसी वस्तु का तात्विक विश्लेषण करना नहीं, मतलब बोल रहा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति कागज का टुकड़ा से मान लीजिए गणेश भगवान, शिव भगवान या किसी प्रकार का कोई भी चित्र बना रहा। ठीक है। तो चित्र बना रहा तो आदमी को देख के लगेगा कि हाँ इसके अंदर सुंदरता है, और देख के उसको खुशी भी लगेगा, आनंद आएगा। ठीक है। बट इसमें ये नहीं बताता है कि जो कला है, मान ले गाना गा रहा, तो ये नहीं बताता है कि इसके अंदर सुर में कितना सुरीली है, कितना मोटा है, कितना देर तक गाना चाहिए, कितना देर तक नहीं गाना चाहिए। ये सब करने के लिए साइंस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए किसी वस्तु का तात्विक मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक कंसेप्ट के बारे में विश्लेषण करना जरूरी इसके अंतर्गत नहीं आता है। किसके अंतर्गत? कला के अंतर्गत। कला के स्वरूप की इन सभी विशेषताओं की कसौटी पर परखने से ज्ञात होता है कि भाषा विज्ञान कला नहीं है। मतलब इतना सारा जो हम लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद पता चलता है कि भाषा विज्ञान कला नहीं है, क्योंकि उसका संबंध हृदय की सरसता वत्ती से न होकर बुद्धि की तत्वाग्राही दृष्टि से होता है। जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़े क्या पढ़े कि कला का जो संबंध होता है वो हृदय से होता है, ना कि मनुष्य की बुद्धि से होता है। ठीक है। भाषा विज्ञान का उद्देश्य संदेहानुभूति कराना या मनोरंजन कराना भी नहीं है। भाषा विज्ञान का मतलब ये नहीं कि उसमें सुंदरता लाना है क्या, या फिर दूसरे के प्रति मनोरंजन लाना है। ठीक है। इसका भाषा विज्ञान का मतलब ये नहीं होता है। वो तो हमारे बौद्धिक चिंतन को प्रखर बनाता है। भाषा विज्ञान का मतलब होता है कि हमारे माइंड में जो दिमाग है, कैपेसिटी है कैच करने का भाषा के बारे में, उसको प्रखर बनाता है कि किसी स्टेज में चढ़ने के बाद कैसे बोलना है कि आदमी मेरे ऊपर अट्रैक्टिव हो जाए। इसी को तो भाषा विज्ञान बोलते हैं। किस किस शब्द का उपयोग करना है। स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पर दूसरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पर दूसरा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे बुद्धि को क्या बनाता है, एक प्रकार मॉडिफाई करता है। ठीक है। चेंजेज लाता है, जिससे हमारा माइंड डेवलप होता है। ठीक है। तो यही भाषा विज्ञान है। भाषा के अस्तित्व का तात्विक मूल्यांकन करता है। मतलब भाषा विज्ञान क्या करता है कि भाषा के अस्तित्व का मतलब भाषा का जो उत्पत्ति कब से हुआ, कैसे कैसे मॉडिफाइड हुआ, ये सारा चीज़ क्या होता है, इवोल्यूशन करता है। उसका दृष्टिकोण बुद्धिवादी है। मतलब भाषा विज्ञान को जो दृष्टिकोण है वो बुद्धि से जुड़ा हुआ बुद्धिवादी है। बुद्धिवादी जैसे उसमें सारा चीज़ बुद्धि का ही खेल होता है कि कहाँ पर कैसा लैंग्वेज बोलना है। भाषा विज्ञान के निष्कर्ष किसी राष्ट्र, व्यक्ति, राष्ट्र या काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होती है। भाषा विज्ञान के बारे जब हम लोग पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो उससे निष्कर्ष लास्ट में निकलता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष किंबा राष्ट्र विशेष किंबा काल के अनुसार चेंज नहीं होता है। जो परफेक्ट रिसर्च करके बोला गया वही मानना पड़ेगा। भाषा विज्ञान के अध्ययन का मूल आधार जो भाषा है वो मानवकृत पदार्थ नहीं है। भाषा विज्ञान के अध्ययन का जो मूल आधार है वो भाषा है, ना कि मानवकृत पदार्थ है। मानव के द्वारा जो बनाया गया है वो पदार्थ नहीं है। अतः भाषा विज्ञान को हम कला के क्षेत्र में नहीं गिन सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान को कला के क्षेत्र में नहीं रख सकते, नहीं काउंट कर सकते। भाषा विज्ञान की उपयोगिता इसमें है कि वो भाषा सिखाने की कला का ज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान की एक उपयोगिता इसमें है कि भाषा सिखाने की कला का ज्ञान कराता है। मतलब भाषा को कैसे सिखाते हैं इसकी एक छोटी सी मतलब कला के बारे में सिखाता है, बाद बाकी और इसमें कुछ नहीं है।
इसी कारण स्वीट ने, याद रखिएगा, स्वीट एक विद्वान था, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, और व्याकरण के भाषा को कला तथा विज्ञान दोनों कहा था। यानी कि व्याकरण जब हम लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कुड़माली हो, खोटा हो, तो स्वीट ने कहा था कि व्याकरण की जो भाषा होता है उसमें कला और विज्ञान दोनों होता है। भाषा का शुद्ध उच्चारण, प्रभावशाली प्रयोग कला की कोटि में रखे जा सकते हैं। भाषा का जो शुद्ध उच्चारण होता है वो प्रभावशाली प्रयोग कला की कोटि में रख सकते। प्रभावशाली मतलब जो प्रखर होता है, ठीक है। प्रभावशाली का मतलब होता है कि जो मतलब दिखने में अच्छा लगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रभावशाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव, ठीक है। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का भाषा विज्ञान। विज्ञान है, इसके पहले हम लोग पढ़े कि भाषा विज्ञान कला नहीं है। अगर कला नहीं है तो भाषा विज्ञान तो विज्ञान होगा ही, अगर है तो क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है कि भाषा विज्ञान को कला की सीमा में नहीं रखा जा सकता है। जस्ट ये तो स्वाभाविक है और हम लोग पढ़ भी चुके हैं, यानी कि जस्ट इससे पहले पढ़े कि भाषा विज्ञान कला तो नहीं है। यह निश्चय हो जाने पर यह प्रश्न उठता है कि क्या भाषा विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान आदि विषयों की भांति पूर्णतः विज्ञान है। अगर भाषा विज्ञान कला नहीं है तो जाहिर सी बात है विज्ञान है। अगर विज्ञान है तो क्या इस भाषा विज्ञान को केमिस्ट्री और फिजिक्स की भांति इसको उस विषय में रखा जा सकता है? ये तो स्वाभाविक है, एक क्वेश्चन उठेगा ही। तो चलिए, है कि नहीं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अनेक विद्वानों की धारणा में भाषा विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। अनेक विद्वानों की धारणा मतलब उन लोग का जो कंसेप्ट, उन लोग का जो सोच है, उन लोग जो धारणा दिया है उसके अनुसार कहा गया कि भाषा विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है, ठीक है। विशुद्ध विज्ञान नहीं है, यहाँ तक समझ गए। उनकी धारणा के अनुसार अभी भाषा विज्ञान के सभी प्रयोग पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। मतलब उसकी धारणा, उसका जो प्रिंसिपल, उसका जो नियम, उसकी जो सोच दिया गया था उसके अनुसार भाषा विज्ञान के सभी प्रयोग पूर्णता को प्राप्त नहीं, मतलब पूरी तरह सब प्रयोग प्राप्त नहीं हुआ। और उसके निष्कर्षों को इसलिए अंतिम निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ ही भाषा विज्ञान के सभी निष्कर्ष विज्ञान की भांति सार्वभौमिक और सार्वकालिक भी नहीं है। मतलब इसमें बोल रहा है कि भाषा विज्ञान के बारे जो रिसर्च किया गया है वो पूरी तरह अभी प्राप्त नहीं हुआ है, और इसलिए हम लोग अभी इसको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि जो भाषा विज्ञान का जो निष्कर्ष निकलता है वो सार्वभौमिक, ठीक है। सार्वभौमिक मतलब होता है कि मतलब सभी तरह से, ठीक है। सार्वभौमिक और सर्वकालिक, सर्वकालिक मतलब आजीवन तक इसको अभी नहीं माना गया है, ठीक है, कि भाषा विज्ञान विज्ञान ही है। बट इसको 80% 70% माना है कि विज्ञान है। चलिए और समझते हैं। जिस प्रकार गणित शास्त्र में 2+2 4 सार्वकालिक है, मतलब गणित में क्या है 2+2 4 सार्वकालिक, मतलब हाँ, जितना दिन पृथ्वी रहेगा उतना दिन चलते रहेगा कि 2+2 = 4 होता है, इसी को सार्वकालिक कहा गया है। तो क्या ऐसा ही भाषा विज्ञान में होगा? ये कन्फर्म नहीं है। विकल्प रहित निष्कर्ष है जो सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। ये विकल्प रहित मतलब निष्कर्ष है जो हमेशा इसको स्वीकार किया गया है। भाषा विज्ञान के पास इस प्रकार के विकल्प रहित निर्विवाद निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार 2+2 4 सार्वकालिक विकल्प रहित निष्कर्ष है, विकल्प मतलब इसका और कोई विकल्प नहीं है, बट भाषा विज्ञान के पास ऐसा नहीं है। विज्ञान में तथ्यों का संकलन और विश्लेषण होता है। विज्ञान में क्या होता है? तथ्यों का, में से 2+2 4 होता है तो इसके लिए प्रूव करना पड़ता है कि कैसे हुआ, तभी तो ये जीवन भर रहेगा। अदरवाइज दूसरा कोई प्रूव कर देगा कि 2+2 5 होता है तो फिर उसको मानना पड़ेगा। इसलिए भाषा में क्या, विज्ञान में क्या होता है, तथ्यों की
संकलन मतलब उसके बारे में इवोल्यूशन किया जाता है, उसके बारे में विश्लेषण किया जाता है, सोच विचार किया जाता है कि आखिर ऐसा सही है कि नहीं, रिसर्च किया जाता है। ठीक है। और ध्वनि के नियम अधिकांशतः विकल्प रहित होती है। और ध्वनि के नियम, ध्वनि का जो नियम है तो वाणी का जो नियम है वो विकल्प रहित होता है। अतः कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा विज्ञान को मानविकी कला एवं विज्ञान के मध्य में रखा जा सकता है। इसलिए कुछ विद्वानों ने कहा है कि भाषा विज्ञान है जो वो विज्ञान और कला के बीच में रखा है, क्योंकि अभी पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है कि 2+2 4 ही होगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि विचार करने पर हम देखते हैं कि विज्ञान की आज की द्रुत प्रगति में प्रत्येक विशेष ज्ञान अपने आगामी ज्ञान के सामने पुराना और अवैज्ञानिक सिद्ध होता जा रहा है। फिर से ये लाइन पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। विचार करने पर हम देखते हैं कि विज्ञान की आज द्रुत प्रगति में प्रत्येक विषय ज्ञान अपने आगामी ज्ञान को सामने पुराना और अवैज्ञानिक सिद्ध होता जा रहा है। ठीक है। मतलब बोल रहा है कि जो पहले जो रिसर्च किया गया है, पहले भाषा विज्ञान के बारे में या किसी भी क्षेत्र में जो रिसर्च किया गया है, तो क्या हो रहा है कि विज्ञान जो इतना तेज़ी से डेवलप हो रहा है उसके अनुसार वो पुराना और अवैज्ञानिक सिद्ध हो रहा है। अवैज्ञानिक मतलब धीरे धीरे नया चीज़ डेवलप, पहले बोलता था कि 4G सिम है, 4G पहले 4G का नेटवर्क पड़ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलप हो गया 5G आने लगा, हो सकता है आने वाले दिन में 6G हो जाएगा। तो उसी प्रकार भाषा के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो पहले का वैज्ञानिक कुछ और बोला, अभी धीरे धीरे क्या होता है, इन्होंने जब रिसर्च किया तो उसको पूरी तरह चेंज हो गया। ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, नित्य नवीन आविष्कारों के आज के युग में वैज्ञानिक दृष्टि नित्य सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और नवीन से नव्यतर होती चली जा रही। यानी कि सूक्ष्म में सूक्ष्म, पहले बड़ा खोज के सिम का साइज पहले बड़ा था, अभी मिनी साइज हो गया। ठीक है। उसी प्रकार भाषा का जो वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था भाषा के बारे में, उसमें थोड़ा उन लोग का जो रिसर्च का जो मान लीजिए 1 पेज में था रिसर्च, अभी क्या हो जाता है, अभी तो नया तो खोज ही करता है, 2 लाइन में कर देता है कि इसकी रिसर्च का रीजन 2 लाइन में पता चल जाता है। ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है। आज के विकसित ज्ञान क्षेत्र को देखते हुए कोई वैज्ञानिक मान्यताएं पुरानी और फीकी पड़ गई है। आज का जो वैज्ञानिक जो इतना तेज़ी से डेवलप हो रहा है, जिसके अनुसार पुराना चीज़ जो मतलब इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवर हुआ था, वो धीरे धीरे पुरानी और फीकी पड़ी जा रही है। न्यूटन का प्रकाश सिद्धांत अब संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। न्यूटन ने एक खोज किया था प्रकाश के सिद्धांत के बारे में, जो धीरे धीरे अब न डाउट के क्षेत्र में आने लगा कि क्या उन्होंने सही दिया था ये रिसर्च, प्रकाश का सिद्धांत का जो नियम न्यूटन ने दिया था वाकई में सही था कि गलत है, क्योंकि वो डाउट के क्षेत्र में पड़ गया है, क्योंकि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि न्यूटन ज्ञान के प्रकाश में पुरातन ज्ञान भी विज्ञान के क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। धीरे धीरे जैसे ही मतलब सिद्ध हुआ, वैसे ही न्यूटन का जो प्रकाश सिद्धांत है वो फेल हो गया, पुराना हो गया, और उसको विज्ञान के क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। अतः विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर भाषा विज्ञान को हम विज्ञान के ही क्षेत्र सीमा में पाते हैं। भाषा विज्ञान निश्चय ही एक विज्ञान है। इस प्रकार जब अध्ययन करने से पता चलता है भाषा विज्ञान के बारे कि भाषा विज्ञान निश्चय मतलब परफेक्ट एक विज्ञान ही है, जिसके अंतर्गत हम भाषा का विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, भाषा के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, विशेष उसके बारे में तथ्य और विश्लेषण करते हैं। यह सही है कि अभी तक भाषा विज्ञान का वैज्ञानिक स्तर पर पूर्णतः विकास नहीं हो पाया। यह स्वाभाविक है और वाकई में भी कहना कोई गलत नहीं है कि भाषा विज्ञान का जो अध्ययन किया जा रहा है, इसके बारे में जो रिसर्च किया जा रहा है, इसके बारे में पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया है। यही कारण है कि प्रसिद्ध ग्रीस नियम के आगे चलकर ग्रासमान और वार्नर को उसमें सुधार करना पड़ा। यही कारण है कि ग्रीस ने जो नियम दिया था, ग्रीस ने जो रिसर्च किया था, जिसके कारण ग्रासमान और वार्नर ये 2 वैज्ञानिक पहले का था, पहले इन लोग ने जो कुछ नियम दिया था उसमें उसको सुधार करना पड़ा। उस सुधारों से पूर्व ग्रीस
ग्रीम, ठीक है, ग्रीस नहीं है, ग्रीम है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ग्रीस नहीं है, ग्रीम है। तो उस सुधारों से पूर्व ग्रीम का ध्वनि नियम निश्चित नियम ही माना जाता है। इसी कारण ग्रीम का जो ध्वनि नियम है, इन्होंने एक ध्वनि का नियम दिया था, जिसके कारण उस नियम को निश्चित यानी कि परफेक्ट माना गया है। और सुधारों के बाद भी यह निश्चित नियम यानी कि सुधारों के बाद भी इस नियम को परफेक्ट माना गया है। इस प्रकार नए ज्ञान के प्रकाश में पुराने सिद्धांतों का खंडन होने से विज्ञान का कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार नए ज्ञान के प्रकाश में पुराने सिद्धांतों का खंडन होने से विज्ञान का कोई विरोध नहीं करता। वास्तव में यही शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, वास्तव में यही क्या है? शुद्ध विज्ञान है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सन 1930 साल के बाद, याद रखिएगा ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि 1930 साल के बाद जहाँ वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को पुनः महत्व प्राप्त हुआ, वहाँ तब से लेकर आज तक द्रुत गति में विकास हुआ है। यानी कि 1930 साल के बाद जब वर्णनात्मक, ठीक है, वर्णनात्मक मतलब विभिन्न प्रकार का वर्ण का जब भाषा विज्ञान का महत्व प्राप्त हुआ, तब से लेकर आज तक द्रुत गति से विकास हुआ, बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। जब से ध्वनि के क्षेत्र में यंत्रों की सहायता से नए नए परीक्षण प्राप्त हुए, यानी यंत्रों की सहायता से मतलब कुछ जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं इंग्लिश में, उसके सहायता से क्या हुआ ना, नए नए परीक्षण हुआ, नए नए जांच हुआ, किसके बारे में? ध्वनि के बारे में, ठीक है। तथा प्राप्त निष्कर्ष पूरी तरह नियमित होने लगा, और उससे जब प्राप्त हुआ पूरी तरह वो फिक्स्ड होने लगा और नियम के अंतर्गत आने लगा। जैसे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ, जैसे मोबाइल में ही आप लोग बोलेंगे कि मान लीजिए बॉय, तो आप लोग सर्च कीजिएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन वो बोल देगा कि बॉय को कैसे बोलना है। तो ये सारा चीज़ डेवलप होने लगा। तब से भाषा विज्ञान धीरे धीरे प्रगति करता हुआ विज्ञान की श्रेणी में माना जाने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे भाषा का विकसित होने लगा, डेवलप हो गया, वैसे वैसे भाषा विज्ञान को विज्ञान के अंतर्गत उस श्रेणी में रखा जाने लगा। विज्ञान की एक बड़ी विशेषता है कि उसका प्रयोगात्मक होना। विज्ञान का सबसे बड़ी विशेषता मतलब इसका इम्पोर्टेंट है क्या है कि उसका मतलब प्रयोग में, लेबोरेटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। कि जैसे बॉय है तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, तो इसका मतलब लेबोरेटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। अमेरिकी विद्वान ब्लूमफील्ड सन 1933 ईस्वी के बाद अमेरिकी भाषा विज्ञानियों ने ध्वनि विज्ञान एवं रूप विज्ञान आदि के साथ साथ भाषा विज्ञान की एक नवीन पद्धति के रूप में प्रायोगिक भाषा विज्ञान का बड़ी तीव्रता के साथ विकास किया। यानी कि इसमें बोल रहा है कि ब्लूम एक अमेरिकी विद्वान था, एक अमेरिकी साइंटिस्ट था, ब्लूमफील्ड, याद रखिएगा ब्लूमफील्ड, जो 1933 के बाद इन्होंने क्या किया था न, भाषा विज्ञानियों के ध्वनि विज्ञान एवं रूप विज्ञान आदि के साथ इस भाषा विज्ञान को तेजी से जोड़ा और इसको डेवलप करने लगा। इस पद्धति के अंतर्गत भाषा विज्ञान प्रयोगशालाओं का विषय बनता जा रहा है। जैसे जैसे जब इसको जोड़ दिया कौन, ब्लूमफील्ड ने, वैसे वैसे भाषा विज्ञान का भी विश्लेषण अब लेबोरेटरी में होने लगा और तेजी से होने लगा। उसके लिए अनेक यंत्रों का आविष्कार हो गया। इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार भी हो गया। यह देखकर निश्चित रूप में इस विषय को विज्ञान ही कहा जाएगा। और जैसे जैसे भाषा विज्ञान का लेबोरेटरी में विश्लेषण होने लगा, प्रयोग होने लगा और इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवर हो गया, आविष्कार हो गया, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान को विज्ञान के अंतर्गत रखा जाने लगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है और इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। आजकल जबकि समाज विज्ञान, मनोविज्ञान आदि शास्त्रीय विषयों के लिए जहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग करने की परंपरा चल पड़ी है, जिस प्रकार अभी देखिएगा कि राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, हर चीज़ में विज्ञान जुड़ा जा रहा है, ये एक परंपरा चल रही है। तब शुद्ध कारण काज परंपरा पर आधारित भाषा विज्ञान को विज्ञान कहना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। कि जिस प्रकार
सामाजिक विज्ञान में विज्ञान जोड़ा गया, राजनीतिक विज्ञान में विज्ञान जोड़ा गया, मनोविज्ञान में विज्ञान जोड़ा गया, उसी प्रकार भाषा विज्ञान में विज्ञान जोड़ना ये किसी प्रकार का गलत नहीं है और इसको गलत ठहराया भी नहीं जा सकता है और इसीलिए इसको विज्ञान के क्षेत्र में रखा गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकार। ठीक है, भाषा विज्ञान के जो अध्ययन जो किया जाता है इसमें किस किस प्रकार का मतलब किस किस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, इसका भी विभिन्न क्षेत्र है। ठीक है, जैसे साइंस का जैसे केमिस्ट्री का अलग है, केमिस्ट्री के भी भीतर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी प्रकार फिजिक्स में भी है। ठीक है, न्यूक्लियस फिजिक्स, हाइड्रोफिजिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोफिजिक्स, इस प्रकार सब चीज़ का अलग अलग क्षेत्र है। तो उसी प्रकार भाषा का भी अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग यूनिट है जिसमें हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। किसके बारे? भाषा विज्ञान के बारे में। तो हेडिंग पर देख ही रहे हैं भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकार। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा का जिसमें अध्ययन है स्वाभाविक है, उसमें भाषा विज्ञान कहते हैं। और किसी भी अध्ययन को हम वैज्ञानिक तब कहते हैं जब उसमें एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाकर चलते हैं। यानी कि इसमें बोल रहा है कि किसी भी अध्ययन को हम वैज्ञानिक तभी कहते हैं जब उसको हम एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, एक साइंटिफिक रीजन के साथ अध्ययन करते हैं, तभी उसको हम विज्ञान जोड़ सकते हैं और विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। भाषा विज्ञान किसी भाषा के कारण, कार्यपरक, युक्तिपरक और विवेचन विश्लेषण है। ठीक है, भाषा विज्ञान क्या है? किसी भी भाषा के कारण कार्यपरक, युक्तिपूर्ण और विवेचन विश्लेषण है। इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या बोल रहा है, उसी लाइन में थोड़ा सा छूट गया था के लिए कुछ निश्चित प्रक्रियाओं में बंद कर चलता है। यानी कि भाषा विज्ञान जो है कुछ वैज्ञानिक रीजन के साथ ही, कुछ नियम के साथ ही उसको अध्ययन करना पड़ता है, जो वही चीज़ इसमें लिखा गया है। इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर अभी तक भाषा विज्ञान के 5 अध्ययन के प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। मतलब जिस प्रकार जो रिसर्च किया गया विद्वानों के द्वारा, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान का जो अध्ययन है वो कितने तरीके से किया जाता है? 5 तरीके से किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा यहीं से। कितना तरीके से किया जाता है? 5 तरीके से किया जाता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, याद रखिएगा, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान जो है इसके अंतर्गत क्या होता है? जहाँ किसी एक भाषा के किसी एक ही काल के स्वरूप की व्याख्या या वर्णन किया जाता है, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान कहलाता है। वर्णनात्मक भाषा की विज्ञान क्या है? याद रखिएगा, जिसमें एक ही काल मतलब जो पीरियड चलेगा उसी पीरियड का, उसी स्वरूप का उसमें वर्णन जब किया जाता है भाषा के बारे में, तो उसको वर्णनात्मक भाषा विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत किसी काल विशेष में किसी भाषा में कितनी ध्वनियाँ थी, इसमें बोल रहा है कि किसी काल में जब कि कोई 21वीं सदी, 22वीं सदी, 19वीं सदी में मतलब उसमें ध्वनि के कितने मतलब ध्वनियाँ थी, भाषा की कितनी ध्वनियाँ थी, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है उसी काल में। 21वीं सदी तो 21वीं सदी में, 20वीं सदी में नहीं किया जा सकता है। पद रचना कैसी थी, पद रचना कैसी थी उस काल खंड में, वाक्य रचना कैसी थी आदि का विस्तार से वर्णन किया जाता है। आदि का क्या किया जाता है? विस्तार से वर्णन किया जाता है। इस प्रकार अध्ययन से हमें उस भाषा का विशिष्ट परिचय प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार क्या हो जाता है कि एक ही काल में जब हम उस काल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या मतलब उसमें रिसर्च हुआ था, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो विस्तृत और बेसिक से हम लोग उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। संस्कृत भाषा का परिणीय व्याकरण अष्टाध्यायी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब इसमें जो एक ही काल में जब इसका अध्ययन किया गया था उसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है न? पाणिनि एक व्याकरण है, ठीक है, जिसको संस्कृत पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी जिसको कहा जाता है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण मतलब सबसे फेमस उदाहरण है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान तो हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है, टोटल 5 गो है। दूसरा नंबर में है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। कितना नंबर में है? 2 नंबर में। याद रखिएगा, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। इसमें क्या बोल रहा है?
इस प्रकार के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में किसी भाषा के कार्मिक इतिहास का अध्ययन विभिन्न कालों के संदर्भ में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भाषा विज्ञान का अध्ययन जो होता है वो विभिन्न काल में, उस काल में क्या होता है, इस काल में कितना चेंजेज हुआ, कितना मॉडिफाइड हुआ, उसका अध्ययन किया जाता है। भाषा के विभिन्न अंगों, ध्वनि, पद रचना, वाक्य रचना आदि के कर्मिक विकास के अध्ययन द्वारा हमें उसके इतिहास का सम्यक परिचय प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में इसमें भाषा के विभिन्न अंग, जैसे भाषा के क्या क्या अंग है, ध्वनि है, पद रचना है, वाक्य रचना है, वाणी है आदि का जब कर्मिक विकास, मतलब कर्मिक विकास जैसे जैसे उसका विकास हो गया हर कालखंड में, उसका कैसे मॉडिफाइड किया हुआ, कैसे चेंजेज हुआ, उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में हम लोग सामान्य अध्ययन करते हैं। इसमें उसके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक भाषा का साहित्यिक या असाहित्यिक रूप, बोलचाल के रूप में अथवा प्रयोग के बाहर हुए मत रूप का संपूर्ण परिचय इसमें इस प्रकार अध्ययन द्वारा प्राप्त होता है। मतलब प्राचीन काल से अब तक क्या क्या भाषा का मतलब साहित्यिक है किंवा असाहित्यिक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। किसमें, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में। इस प्रकार के अध्ययन के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ, शिलालेख, मुद्राम पर अंकित भाषा आदि सहायक होते हैं। इस प्रकार इसमें किसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं, जो हाथ से लिखा हुआ है, ग्रंथ से प्राप्त करते हैं, शिलालेख में जो लिखा होता है, मुद्राओं में जो लिखा होता है, उससे हम लोग प्राप्त करते हैं और उससे क्या होता है, सहायता हमको प्राप्त होता है उसको रिसर्च करने में। 19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। 19वीं जो शताब्दी था उस शताब्दी में ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का एक अभूतपूर्व उन्नति हुआ। उन्नति मतलब उसमें बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। इसी कारण इस काल को ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। इसीलिए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का इस काल को, किस काल को, 19वीं शताब्दी को, याद रखिएगा 19वीं शताब्दी का जो ऐतिहासिक काल था उस काल को स्वर्ण युग कहा गया है भाषा विज्ञान के द्वारा। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट जो भाषा विज्ञान का कालखंड है वो है तुलनात्मक भाषा विज्ञान। क्या है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान। ये तीसरा नंबर में आता है। ठीक है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं की किसी एक काल में या विभिन्न कालों में तुलना की जाती है। ठीक है, तुलना का मतलब ही होता है कंपैरिजन करना, यानी कि इसमें बोल रहा है किसी एक ही काल में दो या दो से अधिक भाषाओं की तुलना की जाती है कि किसमें कितना मॉडिफाई हुआ, किसमें कितना डेवलप हुआ, किसमें क्या क्या वाणी की क्या क्या जो शब्द है उसको जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि उसमें कंपैरिजन किया जाता है। तुलना का आधार भाषा के विभिन्न अंग अर्थात शब्द रचना, वाक्य रचना आदि होते हैं। तुलना का आधार मतलब जब तुलना किया जाता है तो उसका मेन आधार क्या है, किसके अंतर्गत इसको तुलना करेंगे, दोनों भाषाओं का एक ही काल में, तो उसका आधार है उसका विभिन्न अंग। विभिन्न अंग का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, वाणी, वर्ण, क्या क्या शब्द जोड़ा गया, शब्द रचना, उसके बाद वाक्य रचना, क्या क्या वाक्य होता है, कितना डेवलप हुआ वाक्य में। यद्यपि इस प्रकार का अध्ययन का सूत्रपात 18वीं शताब्दी में सर विलियम जेम्स द्वारा किया गया था। यानी कि इस प्रकार का जो कंपैरिजन किया गया था वो 18वीं सदी में, याद रखिएगा, तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जो स्टडी किया गया था वो 18वीं सदी में किया गया था और सर विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। विद्वान का नाम क्या था, सर विलियम जेम्स। फिर भी 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई कि इसका नाम ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान पड़ गया। यानी कि 19वीं सदी में, 18वीं सदी के बाद जैसे ही 19वीं सदी में प्रवेश किया तब से ये तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि रिसर्च ज़्यादा होने लगा, कंपैरिजन ज़्यादा होने लगा भाषाओं पर, इसलिए इसका नाम तुलनात्मक भाषा पड़ गया। ठीक है, चौथा नंबर में हम लोग का जो है वो है संरचनात्मक भाषा विज्ञान। ठीक है, चौथा नंबर वाला क्या है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान।
तो इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि चौथा नंबर, ठीक है। इसमें बोल रहा है जिस अध्ययन के द्वारा भाषा में प्रयुक्त सभी तत्वों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस अध्ययन के अंतर्गत किसमें, संरचनात्मक भाषा विज्ञान में जब अध्ययन किया जाता तो इसमें भाषा में जितने भी चीज़ प्रयुक्त हुआ, मतलब व्यवहार में आया है, सारे चीज़ का अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना। जैसे मान लीजिए इसमें भाषा विज्ञान में एक वर्ण का प्रयुक्त हुआ, मान लीजिए क, तो क को कैसे लिखना है, उसका डिजाइन कैसे होगा, ठीक है, इसको लिखना उचित है कि अनुचित है, इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। उसे संरचनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। और इससे इस अध्ययन को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान। स्विट्जरलैंड निवासी द स्यूर, ठीक है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का निवासी है जिसका नाम द स्यूर है, ठीक है, गोला कर दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, को संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान का फादर, इसका ओरिजिन करने वाला, इसका सृष्टि करने वाला स्विट्जरलैंड का निवासी द स्यूर है, ठीक है। उनका संबंध जेनेवा स्कूल से है। उसका संबंध किससे है न, जेनेवा का स्कूल से है। पहले इन्होंने जेनेवा स्कूल को और बाद में प्राहा स्कूल को अपने इस अध्ययन का केंद्र बनाया। सबसे पहले इन्होंने संरचनात्मक भाषा विज्ञान के बारे में अध्ययन के लिए सबसे पहले इन्होंने जेनेवा स्कूल को अपना, मतलब क्या बोलेंगे, केंद्र बनाया, और बाद में जाके प्राहा स्कूल को, याद रखिएगा, ये दोनों स्कूल, जेनेवा स्कूल और प्राहा स्कूल को अध्ययन का केंद्र बना दिया। आजकल पश्चिमी देशों में संरचनात्मक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नूतन प्रयोग हो रहे हैं आजकल। इसीलिए पश्चिमी देशों में जितने भी पश्चिमी देश है, यूरोपीय देश है, उसमें भाषा विज्ञान मतलब संरचनात्मक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, उस फील्ड में नया नया चीज़ जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उसका केंद्र है, वहाँ पर उसका सेंटर है जहाँ पे इसी चीज़ का रिसर्च किया जाता है। इस प्रकार भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्ष ठीक गणित के भांति पूर्णतः निश्चित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान में भी गणित की भांति रिसर्च होता है। इसको ही कुछ विद्वान गठनात्मक भाषा विज्ञान भी कहते हैं, और कुछ विद्वान इसको क्या बोलते हैं, गठनात्मक भाषा विज्ञान। किसको, संरचनात्मक भाषा विज्ञान को। याद रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान को और किस नाम से जाना जाता है, तो गठनात्मक भाषा विज्ञान। लास्ट जो भाषा विज्ञान है जहाँ पर अध्ययन किया जाता है वो है प्रायोगिक भाषा विज्ञान, 5वां नंबर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, प्रायोगिक भाषा विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। विस्तृत का मतलब बहुत बड़ा है, जिसको वाइड बोला जाता है इंग्लिश में। इसमें उपयुक्त सभी अध्ययन पद्धतियों का समाहार करना सिखलाया जाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी एक्टिविटी है प्रायोगिक भाषा विज्ञान में, ये इसमें सभी चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार के भाषा विज्ञान में देशी अथवा विदेशी भाषा के सीखने की पद्धति, उच्चारण सीखने की प्रक्रिया, एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करने की शैली का समावेश रहता है। इसीलिए आजकल देखिएगा कि जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उसके साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाते हैं, क्योंकि मोदी जी तो चीनी भाषा नहीं जानते हैं, ना ही यूरोप के कुछ लैंग्वेज जानते हैं, फ्रांस का जैसे जो भाषा है वो जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रायोगिक भाषा में क्या किया जाता है, देश विदेश की भाषा को, उसके उच्चारण को उसमें सिखाया जाता है, अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त भाषा अध्ययन के लिए आविष्कृत यंत्रों का, उपकरणों का व्यवहारिक ज्ञान, भाषा सर्वेक्षण की पद्धति भी इस अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। भाषा विज्ञान की यह पद्धति अत्यधिक आधुनिक है। इसमें मतलब पूरा मॉडर्नाइजेशन किया गया है। इसमें अभी इस क्षेत्र में निरंतर विकास की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही ये हमेशा चलते रहेगी, ठीक है। इसमें जो डेवलप होता है भाषा विज्ञान को कैसे अनुवाद करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ जोड़ा जा रहा है, इसका कैसे प्रैक्टिकल करना, सारा चीज़ इसमें सिखाया जाता है, और ये विकास अभी तक चलते हैं। भाषा विज्ञान का परिभाषा किया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, कौन कौन क्या क्या परिभाषा दिया है, ये भी जानना जरूरी है।
भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के विषय में इतनी जानकारी प्राप्त होने के बाद इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि इसे निश्चित शब्दों में परिभाषित किया जाए। मतलब भाषा विज्ञान के अध्ययन के बारे में जब सारा चीज़ अध्ययन कर लिए तो हम लोग को एक इसका सटीक डिफिनेशन होना चाहिए, और ये हमारे मन में भी एक क्वेश्चन आता है कि इसका होना भी चाहिए। तो कौन किसने डिफिनेशन दिया ये भी जान लेते हैं। साथ ही विभिन्न विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं की है उनका भी अवलोकन कर लिया जाएगा। देखिए, पहला नंबर में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने क्या किया है, अपने ग्रंथ भाषा रहस्य में लिखा है, भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। मतलब भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, भाषा की बनावट, उसके विकास और उसका जो ह्रास होता है, उसमें जो कमी आती है, ये सारा चीज़ वैज्ञानिक ही व्याख्या करता है। दूसरा नंबर मंगल देव शास्त्री, तुलनात्मक भाषा शास्त्र। ये तुलनात्मक भाषा शास्त्र के विद्वान थे जिन्होंने कहा है कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का अंततः भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया जाता है। जस्ट तुलनात्मक से बिलोंग करते हैं तो वही चीज़, तो ये वाला भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। तीसरा नंबर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान ग्रंथ में यह परिभाषा दी गई है। इसका एक मतलब ग्रंथ था जिसका नाम था भाषा विज्ञान, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के भाषा विज्ञान ग्रंथ। इसका एक भाषा विज्ञान का ग्रंथ था जिसमें ये परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है चलिए पढ़कर बता देते हैं। इन्होंने दी है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषयों में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब भोलानाथ तिवारी क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि जिस विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक मतलब वर्ण के बारे में, ऐतिहासिक इतिहास के बारे में, तुलनात्मक जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, उसके आधार पर भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ, उसका प्रकृति क्या है, उसका डेवलप कैसे हुआ, इसको एक सिद्धांत के अनुसार जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं भाषा विज्ञान। क्या बोलते हैं, भाषा विज्ञान। याद रखिएगा, ऊपर दी गई सभी परिभाषाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा में जहाँ केवल भाषा विज्ञान पर ही दृष्टि केंद्रित रही, वहाँ मंगल देव शास्त्री एवं भोलानाथ तिवारी ने अपनी परिभाषाओं में भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकारों को भी समाहित कर लिया है। परिभाषा वह अच्छी होती है जो संक्षिप्त और स्पष्ट हो। इस प्रकार हम भाषा विज्ञान की एक नवीन परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, मतलब भाषा विज्ञान का एक नवीन परिभाषा दे सकते हैं जो इस प्रकार है। जिस अध्ययन के द्वारा मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और विश्लेषण अध्ययन किया जाए उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। दूसरों शब्दों में भाषा विज्ञान वह है जिसमें मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसी को भाषा विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि भाषा विज्ञान का डिफिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे भाषा विज्ञान का क्षेत्र, मतलब भाषा विज्ञान का क्या क्या क्षेत्र है। ठीक है, कुछ क्षेत्र हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था, देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट हम लोग जो पढ़े थे, देखिए भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकार, मतलब यहाँ पर हम लोग क्षेत्र नहीं पढ़े थे, इसमें हम लोग तो पढ़े थे भाषा विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो किस किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें टोटल हम लोग कितना पढ़े थे, टोटल हम लोग देखिए 5 गो पढ़े थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 गो क्या क्या था। एक वर्णनात्मक भाषा विज्ञान है, दूसरा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान है, तीसरा तुलनात्मक है, चौथा संरचनात्मक है और 5वां प्रायोगिक भाषा विज्ञान है। याद कर लीजिएगा। उसके बाद कौन कौन क्या परिभाषा दिया इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो है भाषा विज्ञान का क्षेत्र, मतलब भाषा विज्ञान का क्या क्या क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास को यहीं तक लास्ट करते हैं। क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता भी दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।